हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लब पर। आज हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल के बारे में, भौतिक संरचना के बारे में। तो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे और आपको आज मैप के द्वारा बिल्कुल डिटेल से समझाया जाएगा कि भूगोल में भारत की स्थिति क्या है, भारत को कितने भागों में बांटा गया है, भारत में कितने बंदरगाह हैं, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न है कि भौगोलिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो बांटा गया है 5 भागों में। अभी 5 भागों में भारत को भौगोलिक संरचना के आधार पर बांटा गया है। तो वो कौन कौन से भाग हैं? पहला है उत्तर पर्वतीय मैदान, उसके बाद है विशाल मैदान, उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद है समुद्री तटीय मैदान। इन 5 भागों में भारत को भौगोलिक रचना के आधार पर बांटा गया है। और ये जो इसका उत्तर पर्वतीय मैदान है, जो उत्तर पर्वतीय मैदान भाग है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। अभी देख लेते हैं मैप में कि भारत को पहले किस प्रकार बांटा गया है। तो ये है जो है भारत का मैप। इसके अंदर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको उत्तर पर्वतीय मैदान या प्रदेश बोला जाता है। उसके बाद ये वाला जो है विशाल मैदान है, ये वाला पूरा का पूरा जो ग्रीन वाला है विशाल मैदान। उसके बाद है ये जो है मरुस्थलीय मैदान, जो कि राजस्थान में है, जहाँ पर थार मरुस्थल है। उसके बाद है तटीय मैदान, जिन मैदानों की समुद्र के साथ सीमा लगती है, तटीय मैदान। और जो बाकी है, जो बीच के अंदर बच जाता है, ये है प्रायद्वीपीय पठार। ये सारा का सारा प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये तो था भारत को भौगोलिक संरचना के आधार पर जो बांटा गया है। उसके बाद हमने बात की थी कि जो है भारत के उत्तरी पर्वतीय मैदान को भी 4 भागों में बांटा है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला है मैदान, उत्तरी पर्वतीय मैदान, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कैसे बांटा गया है इसको। ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैप में, सबसे ऊपर जो ये जो है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, इस जो है उत्तरी पर्वतीय मैदान को सबसे पहले जो बांटा गया है ट्रांस हिमालय। उसके बाद है वृहद हिमालय, और उसके बाद है लघु हिमालय, उसके बाद है शिवालिक की पहाड़ियाँ। जो हमारा ट्रांस हिमालय है, उसके अंदर जो चोटियाँ आती हैं, वो एक तो आती है काराकोरम, जो कि जिसे K2 या गोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय के अंदर ही पड़ती है K2 काराकोरम, और उसके नीचे पड़ती है लद्दाख, उसके बाद है जास्कर। ये तीनों पर्वत चोटियाँ ट्रांस हिमालय के अंदर आती हैं। और जो K2 है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है भारत की सबसे ऊंची K2, जिसे गोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो था ट्रांस हिमालय। उसके बाद हम बात करते हैं वृहद हिमालय की। वृहद हिमालय के अंदर कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं? तो जो वृहद हिमालय है, उसके अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी आती है, जिसे हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल के अंदर पड़ती है, और नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद जो है वृहद हिमालय के अंदर और कौन सी चोटियाँ आती हैं? कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी। उसके बाद है कोमेट व नामचा बरवा,
ये सभी जो चोटियाँ हैं ये वृहद हिमालय के अंदर आती हैं। और इसी हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और वृहद हिमालय के अंदर ही सबसे ऊंची चोटी पाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लघु हिमालय की। लघु हिमालय की बात करते हैं हम। लघु हिमालय के अंदर कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं? तो जो लघु हिमालय है उसके अंदर पाई जाती है पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद है धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा एवं महाभारत श्रेणियाँ। ये सभी जो श्रेणियाँ हैं पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत श्रेणियाँ, ये सभी की सभी श्रेणियाँ लघु हिमालय के अंदर पाई जाती हैं। और जो है लघु हिमालय कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति और कुल्लू व कांगड़ा की घाटियों से मिलती है। जो लघु हिमालय के अंदर ही ये लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा व जो हम बोलते हैं कि कुल्लू मनाली वाली घाटियाँ, ये लघु हिमालय के अंदर ही पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो चरागाह पाए जाते हैं, इस लघु हिमालय के अंदर जो चरागाह पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको अल्पाइन चरागाह बोला जाता है। और यहीं पर है गुलमर्ग की घाटी भी यहीं पर है। तो शिमला, कुल्लू मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि ये सभी जो है लघु हिमालय के अंदर ही आते हैं। लघु हिमालय के अंदर क्या क्या आता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पीर पंजाल, धौलाधर, मंसूरी, नागटिब्बा और महाभारत श्रेणियाँ, ये लघु हिमालय के अंदर आती हैं। और जो है लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा की घाटियाँ भी यहीं पर मिलती हैं। गुलमर्ग, शिमला, कुल्लू मनाली, मंसूरी और दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो है शिवालिक पर्वत श्रृंखला की, या इसे बाह्य हिमालय भी बोला जाता है। शिवालिक को बाह्य हिमालय भी बोला जाता है। चलिए शिवालिक की बात करते हैं। इसके अंदर एक तो है काठमांडू घाटी जो कि शिवालिक के अंदर है। और जो है इसके अंदर देहरादून और हरिद्वार, जिन्हें दून या द्वार कहा जाता है, ये दोनों शिवालिक के निचले भाग के अंदर ही पाए जाते हैं। और देहरादून और हरिद्वार ये शिवालिक के निचले भाग के अंदर पाए जाते हैं। और इनको जो है तराई भी कहते हैं इनको। और जो शिवालिक जो है पर्वत श्रृंखला वो सबसे नीचे वाली पर्वत श्रृंखला है, जिसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो ये तो हमने बात की है पर्वत श्रृंखलाओं की। जो है उत्तरी पर्वतीय मैदान है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है और चारों भागों के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद है जो पर्वत श्रृंखला, वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो उसका जो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के अंदर माउंट आबू के अंदर पड़ती है। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है, जो कि राजस्थान माउंट आबू के अंदर पड़ती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो है अरावली पर्वत श्रृंखला तो हो गई राजस्थान के अंदर, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू के अंदर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं हम। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो जो सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। और इसके जो ऊपरली तरफ है वो है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा, ये दो पर्वत हैं। और जो सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर,
जो कि माउंट आबू राजस्थान के अंदर है। बढ़ते हैं। अभी हमने बात करी है पर्वत चोटियों की और पर्वत श्रृंखलाओं की। अभी बात कर लेते हैं हम पठारों के बारे में। जो है मालवा का पठार है, वो है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर मालवा का पठार है। और जो चंबल और बेतवा नदी, जो दोनों की दोनों नदियां हैं, वो इसी पठार से निकलती हैं। मालवा के पठार से चंबल और बेतवा नदी। उसके बाद है मैकाल पठार, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ के अंदर है, जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। और जो इसके पश्चिम की ओर से जो निकलती है वो है नर्मदा नदी। और जो इसके उत्तर की ओर से निकलती है वो है, उत्तर की ओर से निकलने वाली मैकाल पठार के वो नदी है सोन नदी। और जो दक्षिण की तरफ से निकलती है वो है महानदी। उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी। तो इसके तीनों तरफ से नदियाँ निकलती हैं। और ये एक ब्लॉक पर्वत है मैकाले पठार, जिसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो है अमरकंटक। अमरकंटक मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। और इसके तीनों ओर से नदियाँ निकलती हैं। सतपुड़ा के बारे में हमने बात कर ली है। सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी वो है धूपगढ़। और हमने सभी चोटियों की बात की और पठारों के बारे में हमने आज डिस्कस किया है। और बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। हम अब चलते हैं। तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है, जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है, इससे पहले वहाँ पर कौन सा समुद्र हुआ करता था? तो वो हुआ करता था टीथियस समुद्र। टीथियस नामक समुद्र हुआ करता था, जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है। और टेक्टोनिक्स प्लेटों के टकराने के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है, थालगाड़ दर्रा किन दो नगरों के बीच में है? तो जो थालगाड़ जो दर्रा है वो नासिक और मुंबई के बीच में है। नासिक और मुंबई के बीच में है थालगाड़ दर्रा। उसके बाद है भोरघाट दर्रा, वो मुंबई और पुणे के बीच में है। उसके बाद है पालघाट दर्रा, जो कि कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में है। उसके बाद है सैनकोटा दर्रा। सैनकोटा दर्रा तिरुअनंतपुरम और मदुरई के बीच में है। अभी हम देखते हैं भारत के जितने भी प्रमुख दर्रे हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला और बनिहाल दर्रा, ये 5 दर्रे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर 5 दर्रे हैं, बुर्जिल, काराकोरम, पीर पंजाल, जोजिला और बनिहाल। उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के अंदर है रोहतांग दर्रा, बारालाचा और शिपकिला। ये 3 दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, बारालाचा, शिपकिला और रोहतांग। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की। नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा, ये 3 दर्रे उत्तराखंड के अंदर हैं। उसके बाद है नाथुला दर्रा और जलईपला दर्रा। ये जो दर्रे हैं ये हैं सिक्किम के अंदर। सिक्किम के अंदर 2 दर्रे हैं, नाथुला और जलईपला। उसके बाद है बोमडिला, यांगयाप और दिफू दर्रा, ये 3 दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। बोमडिला, यांगयाप दर्रा और डिफू दर्रा, 3 दर्रे अरुणाचल प्रदेश के अंदर। उसके बाद है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो कि मणिपुर के अंदर है। तुजू दर्रा। आज अभी हमने सभी दर्रों के बारे में डिस्कस कर ली है। भारत के सभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्रे हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर ली है। और मैप में भी हमने देख लिया है कौन सा दर्रा कहाँ पर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है, नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम। और जो है के बाद हम बात करते हैं जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है
उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है अनायमुदी। अन्नामलाई की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है अनायमुदी, वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुदी। और जो है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है। तो ये हमने बात की है। और जो है ये जो है नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी वो दोदा बेटा है। और जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अनायमुदी, अन्नामलाई की पहाड़ियों की। ये हमने बात करी है दक्षिण भारत की ऊंची चोटियों के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल किन के मध्य है? तो जो 10 डिग्री चैनल है वो है निकोबार और अंडमान। इन दोनों के बीच में जो 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार, इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद बात करते हैं 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकोय और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री जो चैनल है वो है लक्षद्वीप और मिनिकोय। मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में जो चैनल है वो है 9 डिग्री। ये वाला जो चैनल है 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकोय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री। और जो है अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री। तो सभी चैनल्स के बारे में भी हमने बात कर ली है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद हम भारत के सभी बंदरगाहों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। बात करते हैं कांडला बंदरगाह, ये कहाँ पर है? और बादीनार बंदरगाह, ये दोनों बंदरगाह गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर कांडला और बादीनार। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र के अंदर। मर्मगोवा, ये गोवा नाम के अंदर ही आ रहा है तो गोवा के अंदर है। न्यू मंगलोर, ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक के अंदर है। कोचिन बंदरगाह केरल के अंदर है। और ये सभी बंदरगाह हैं अरब सागर की तरफ वाले बंदरगाह हैं। कांडला, बांदीनार, मुंबई, मर्मगोवा, न्यू मैंगलोर और कोचिन, ये सभी जो है अरब सागर की तरफ वाले बंदरगाह हैं, यानी पश्चिम की तरफ वाले बंदरगाह हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो बंदरगाह और भी हैं हमारे, जैसे कि कोलकाता में कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया, ये दो बंदरगाह जो हैं ये पश्चिम बंगाल के अंदर हैं। और विशाखापट्टनम, काकीनाड, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। एनोर, चेन्नई और तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु के अंदर है। तूतीकोरिन, चेन्नई, एनोर तमिलनाडु के अंदर, विशाखापट्टनम की कर्नाटक ये है आंध्र प्रदेश के अंदर, हल्दिया और कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर। और ये जो सभी बंदरगाह हैं ये सभी पूर्व के बंदरगाह हैं, या फिर बंगाल की खाड़ी के बंदरगाह इनको बोल सकते हैं। और एक जो है सबसे बड़ा, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह। और जो सबसे छोटा जो बंदरगाह है वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर सबसे छोटा बंदरगाह, सबसे बड़ा मुंबई बंदरगाह। तो ये हमने बात करी है भारत के भौगोलिक संरचना के बारे में। कौन सा बंदरगाह है, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची है, कौन सा पठार है, सभी हमने डिस्कस कर लिया है। भारत के भूगोल के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है, और कमेंट करके बताना है आपको कि वीडियो में कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा। थैंक यू।